न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर खबरों पर पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। शोपिया की कई इलाकों में लगे पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर, एजेंसियों ने रखा 20 लाख का इनाम। खुले बाजार तो लौटी रौनक, घरों की ओर वापस आने लगे बाशिंदे। पाकिस्तान की फितरत से आशंका। कानपुर के तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों के शोपिया जिले के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। आतंकियों की सूचना सुरक्षा बलों को देने वाले को 20 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। तीनों पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए गए। एजेंसियों ने आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। आतंकियों का सुराग देने पर 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। पोस्टर के जरिए आतंकियों की जानकारी मांगी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू होकर कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। हालांकि बाद में टीआरएफ ने सफाई दी थी कि हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस हमले को अंजाम नहीं दिलाया। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। जम्मू कश्मीर में सीज फायर के बाद सोमवार की शाम तक सब कुछ शांत था। न तो सायरन की आवाजें थी, न आकाश में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें। घरों, मंदिरों व गुरुद्वारों को निशाना बनाने वाली नापाक पाकिस्तानी आर्टिलरी भी खामोश थी। लेकिन प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पाकिस्तानी बौखलाहट फिर सामने आई। बहरहाल दुश्मन सेना के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमारी सेना अलर्ट मोड पर है। लंबे समय बाद रविवार की रात बिना गोलीबारी की गुजरी तो तांगधार के कई लोगों ने घर वापसी की राह पकड़ी। उजड़े घरों का हाल देख लोग बेहाल हो गए। मकान, दुकान, वाहन क्षतिग्रस्त मिले। लोगों का कहना है कि नए सिरे से फिर शुरुआत करनी होगी। इतना पैसा भी नहीं कि घर फिर से बनवा सके। सरकार मदद करे तो राहत मिल सकती है। शनिवार को संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान ने रात में कुछ जगह गोलीबारी की थी। रविवार की रात राहत भरी रही। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अभी सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में बिना फटे बम हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से तंगदार में 4 रोज तक हर रात भारी गोलाबारी की गई। इन 4 दिनों में त्रिबुनी, शमसपोरा, बागबेला, दलदार, भटपोरा, नवगाबरा जैसे कई गाँवों में 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। करीब 50 वाहन भी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए हैं। घरों, मंदिरों व गुरुद्वारों को निशाना बनाने वाली नापाक पाकिस्तानी आर्टिलरी भी खामोश थी। लेकिन प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पाकिस्तानी बौखलाहट फिर सामने आई। बहरहाल दुश्मन सेना के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमारी सेना अलर्ट मोड पर है। लंबे समय बाद रविवार की रात बिना गोलीबारी की गुजरी तो तांगधार के कई लोगों ने घर वापसी की राह पकड़ी। उजड़े घरों का हाल देख लोग बेहाल हो गए। मकान, दुकान, वाहन क्षतिग्रस्त मिले। लोगों का कहना है कि नए सिरे से फिर शुरुआत करनी होगी। इतना पैसा भी नहीं कि घर फिर से बनवा सके। सरकार मदद करे तो राहत मिल सकती है। शनिवार को संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान ने रात में कुछ जगह गोलीबारी की थी। रविवार की रात राहत भरी रही। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अभी सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में बिना फटे बम हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से तंगदार में 4 रोज तक हर रात भारी गोलाबारी की गई। इन 4 दिनों में त्रिबुनी, शमसपोरा, बागबेला, दलदार, भटपोरा, नवगाबरा जैसे कई गाँवों में 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। करीब 50 वाहन भी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए हैं। घरों, मंदिरों व गुरुद्वारों को निशाना बनाने वाली नापाक पाकिस्तानी आर्टिलरी भी खामोश थी।
लेकिन प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पाकिस्तानी बौखलाहट फिर सामने आई। बहरहाल दुश्मन सेना के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हमारी सेना अलर्ट मोड पर है। लंबे समय बाद रविवार की रात बिना गोलीबारी की गुजरी तो तांगधार के कई लोगों ने घर वापसी की राह पकड़ी। उजड़े घरों का हाल देख लोग बेहाल हो गए। मकान, दुकान, वाहन क्षतिग्रस्त मिले। लोगों का कहना है कि नए सिरे से फिर शुरुआत करनी होगी। इतना पैसा भी नहीं कि घर फिर से बनवा सके। सरकार मदद करे तो राहत मिल सकती है। शनिवार को संघर्ष विराम के बाद भी पाकिस्तान ने रात में कुछ जगह गोलीबारी की थी। रविवार की रात राहत भरी रही। हालांकि प्रशासन ने लोगों को अभी सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में बिना फटे बम हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से तंगधार में 4 रोज तक हर रात भारी गोलाबारी की गई। इन 4 दिनों में त्रिभुनी, शमसपोरा, बागबेला, दलदार, भटपोरा, नवगाबरा जैसे कई गांवों में 100 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। करीब 50 वाहन भी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कानपुर में तैनात तत्कालीन एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। याची की ओर से दलील दी गई कि शादीशुदा होते हुए दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध सेवा नियमावली के तहत कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने भी पहली नजर में इस दलील से सहमति जताकर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। साथ ही निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने यह आदेश में मोहम्मद मोहसिन खान की सेवा संबंधी याचिका पर दिया। याचिका के विरुद्ध कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में एक महिला ने FIR दर्ज कराते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। याचिका की से दलील दी गई कि उक्त FIR के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि ADGP ने 6 मार्च 2025 को निलंबन के लिए जो संस्तुति दी है वो उन्हें स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना दिया जाए। याचिका की ओर से दलील दी गई कि शादीशुदा होते हुए दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध सेवा नियमावली के तहत कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने भी पहली नजर में इस दलील से सहमति जताकर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। साथ ही निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने यह आदेश में मोहम्मद मोहसिन खान की सेवा संबंधी याचिका पर दिया। याचिका के विरुद्ध कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में एक महिला ने FIR दर्ज कराते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। याचिका की से दलील दी गई कि उक्त FIR के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि ADGP ने 6 मार्च 2025 को निलंबन के लिए जो संस्तुति दी है वो उन्हें स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना दिया जाए। याचिका की ओर से दलील दी गई कि शादीशुदा होते हुए दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध सेवा नियमावली के तहत कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने भी पहली नजर में इस दलील से सहमति जताकर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। साथ ही निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने यह आदेश में मोहम्मद मोहसिन खान की सेवा संबंधी याचिका पर दिया। याचिका के विरुद्ध कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में एक महिला ने FIR दर्ज कराते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। याचिका की से दलील दी गई कि उक्त FIR के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि ADGP ने 6 मार्च 2025 को निलंबन के लिए जो संस्तुति दी है वो उन्हें स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना दिया जाए। अब आगे बढ़ते हुए डालते नजर अगली खबर पर। पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव में भंगाली, धरिएवाल और मराठी कला में जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया है। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात हुआ। 14 लोग की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी है।
एसएसपी अमृतसर मनिंदर सिंह ने बताया कि कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। हमने मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया। हमने उसे भी हिरासत में ले लिया है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि उसने किन किन कंपनियों से ये शराब खरीदी है। हमें पंजाब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नकली शराब के सप्लायरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छापेमारी जारी है। निर्माताओं को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। सख्त धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई। नागरिक प्रशासन और हम घर घर जाकर पता लगा रहे हैं कि किसने नकली शराब पी है, ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। ये घटना 5 गांव में हुई। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात हुआ। 14 लोग की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी है। एसएसपी अमृतसर मनिंदर सिंह ने बताया कि कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। हमने तुरंत कार्रवाई की और 4 लोगों को हिरासत में लिया। हमने मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हमने उससे पूछताछ की और किंगपिन सप्लायर साहब सिंह के बारे में पता लगाया। हमने उसे भी हिरासत में ले लिया है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि उसने किन किन कंपनियों से ये शराब खरीदी है। हमें पंजाब सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नकली शराब के सप्लायरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छापेमारी जारी है। निर्माताओं को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। सख्त धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज की गई। नागरिक प्रशासन और हम घर घर जाकर पता लगा रहे हैं कि किसने नकली शराब पी है, ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 लोग अभी अस्पताल में भर्ती। ये घटना 5 गांव में हुई। अब देखते हैं अगली खबर। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से हो रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी है। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल में 13 मई से 24 मई तक आयोजित होगा। इसमें देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होगी। भारतीय फिल्म जगत के भी कई चर्चित चेहरे अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेस्टिवल में रौनक बिखेरेंगे। इस बार ये भारतीय सिनेमा के लिए कान में गर्व का पल होगा। दरअसल पिछले साल की ग्रैंड प्रिक्स विजेता फिल्म ऑल वी विमेजिन इज राइट की निर्देशक पायल कपाड़िया इस बार कान फेस्टिवल में जूरी सदस्यों में शामिल होगी। 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया सहित कई चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेगी। यूं तो इस फिल्म फेस्टिवल में सबकी निगाहें ऐश्वर्या राय पर रहती है। वे करीब 20 साल से भी अधिक समय से इस फेस्टिवल में हिस्सा लेती आ रही है, मगर इस बार आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। आलिया भट्ट इस बार कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर रही है। वे कान के रेड कार्पेट पर लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नजर आएंगी। इनके अलावा जैकलीन फर्नांडिस और उर्वशी रौतेला की भी शामिल होने की खबर है। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल में 13 मई से 24 मई तक आयोजित होगा। इसमें देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होगी। भारतीय फिल्म जगत के भी कई चर्चित चेहरे अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेस्टिवल में रौनक बिखेरेंगे। इस बार ये भारतीय सिनेमा के लिए कान में गर्व का पल होगा। दरअसल पिछले साल की ग्रैंड प्रिक्स विजेता फिल्म ऑल वी विमेजिन इज राइट की निर्देशक पायल कपाड़िया इस बार कान फेस्टिवल में जूरी सदस्यों में शामिल होगी। 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया सहित कई चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेगी। यूं तो इस फिल्म फेस्टिवल में सबकी निगाहें ऐश्वर्या राय पर रहती है। वे करीब 20 साल से भी अधिक समय से इस फेस्टिवल में हिस्सा लेती आ रही है, मगर इस बार आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। आलिया भट्ट इस बार कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर रही है। वे कान के रेड कार्पेट पर लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नजर आएंगी। इनके अलावा जैकलीन फर्नांडिस और उर्वशी रौतेला की भी शामिल होने की खबर है। अब देखते हैं अगली खबर। ताजमहल पर पाकिस्तान के हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इसमें इंस्टाग्राम और गूगल के 100 यूजर्स को नामजद किया गया। वीडियो डालने के बाद कमेंट भी लिखे गए। जिन लोगों ने वीडियो देखा ये शेयर भी कर रहे थे। थाना साइबर क्राइम की टीम को जानकारी मिली है कि वीडियो अन्य राज्यों में मॉर्फ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था।
रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इसमें ताजमहल के मुख्य गुंबद से लपटें उठती दिख रही थी। भूतल पर दमकल कर्मी आग बुझाने नजर आए। वीडियो में अंग्रेजी में ताजमहल ऑन फायर और हिंदी में पाकिस्तान ने करा हमला लिखकर अफवाह फैलाई जा रही थी। पहले मॉर्फ वीडियो सादिक 999 नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया गया था। इसके बाद एक अन्य आईडी कृष यादव के नाम से बनी थी। इस पर भी वीडियो शेयर किया गया। इसमें लिखा गया कि पाकिस्तानियों ने अचानक किया ताजमहल पर हमला, अब पूरा पाकिस्तान खतरे में है, सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे। इसमें इंस्टाग्राम और गूगल के 100 यूजर्स को नामजद किया गया। वीडियो डालने के बाद कमेंट भी लिखे गए। जिन लोगों ने वीडियो देखा ये शेयर भी कर रहे थे। थाना साइबर क्राइम की टीम को जानकारी मिली है कि वीडियो अन्य राज्यों में मॉर्फ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इसमें ताजमहल के मुख्य गुंबद से लपटें उठती दिख रही थी। भूतल पर दमकल कर्मी आग बुझाने नजर आए। वीडियो में अंग्रेजी में ताजमहल ऑन फायर और हिंदी में पाकिस्तान ने करा हमला लिखकर अफवाह फैलाई जा रही थी। पहले मॉर्फ वीडियो सादिक 999 नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया गया था। इसके बाद एक अन्य आईडी कृष यादव के नाम से बनी थी। इस पर भी वीडियो शेयर किया गया। इसमें लिखा गया कि पाकिस्तानियों ने अचानक किया ताजमहल पर हमला, अब पूरा पाकिस्तान खतरे में है, सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे। इसमें इंस्टाग्राम और गूगल के 100 यूजर्स को नामजद किया गया। वीडियो डालने के बाद कमेंट भी लिखे गए। जिन लोगों ने वीडियो देखा ये शेयर भी कर रहे थे। थाना साइबर क्राइम की टीम को जानकारी मिली है कि वीडियो अन्य राज्यों में मॉर्फ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इसमें ताजमहल के मुख्य गुंबद से लपटें उठती दिख रही थी। भूतल पर दमकल कर्मी आग बुझाने नजर आए। वीडियो में अंग्रेजी में ताजमहल ऑन फायर और हिंदी में पाकिस्तान ने करा हमला लिखकर अफवाह फैलाई जा रही थी। पहले मॉर्फ वीडियो सादिक 999 नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से शेयर किया गया था। इसके बाद एक अन्य आईडी कृष यादव के नाम से बनी थी। इस पर भी वीडियो शेयर किया गया। इसमें लिखा गया कि पाकिस्तानियों ने अचानक किया ताजमहल पर हमला, अब पूरा पाकिस्तान खतरे में है, सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे। अब डाल दें नजर अगली खबर पर। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की ओर कदम बढ़ रहे हैं, डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलंगोवन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रंप से क्या बातचीत हुई थी। डीएमके नेता ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से युद्ध रोकने के लिए बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोमवार रात के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अगर ट्रंप ने भारत सरकार से चर्चा की है तो उसे जनता के सामने लाना चाहिए। डीएमके नेता ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे नेता ने भारत सरकार के कदमों का समर्थन किया है। एलंगोवन ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई है उनकी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि दोनों सेनाओं के बीच किस आधार पर बातचीत हुई। सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंक और वार्ता और आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने बताया, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और भी सख्त किया है। पीएम मोदी ने कहा, अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को खाली कराने पर होगी। उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रंप से क्या बातचीत हुई थी। डीएमके नेता ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से युद्ध रोकने के लिए बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोमवार रात के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया। अगर ट्रंप ने भारत सरकार से चर्चा की है तो उसे जनता के सामने लाना चाहिए। डीएमके नेता ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमारे नेता ने भारत सरकार के कदमों का समर्थन किया है।
एलन गोवर ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई है उनकी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि दोनों सेनाओं के बीच किस आधार पर बातचीत हुई। सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंक और वार्ता और आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री ने बताया 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और भी सख्त किया है। पीएम मोदी ने कहा अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को खाली कराने पर होगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार।